नमस्कार। हम पिछले लेक्चर के अंतर्गत ए.आर. देसाई की पुस्तक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पर चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए परिवर्तनों की क्या भूमिका रही नेशनलिज्म के विचार को बढ़ाने में, और किस तरह से इन चेंजेस ने हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया, और उस पर हम चर्चा करेंगे। क्यों वैसे तो भारत में ब्रिटिश शासन से पहले भी कई मुग़ल आए, तुर्की, अफ़गानी, ईरानी, इन लोगों ने हमारी जो राजनीतिक अस्थिरता थी और जिस तरह की हमारे छोटे छोटे राज्यों में पूरा भारत बटा हुआ था, छोटे छोटे राजा महाराजा थे, तो बाहर से आए लोगों ने युद्ध में विजय भी प्राप्त की और मुग़ल साम्राज्य भी स्थापित हुआ। मगर ये जितने भी आक्रमण हुए, उन्होंने भारत की जो मौलिक संरचना थी उसमें वो लोग कोई चेंज नहीं ला पाए। जैसे जिसमें दो चीज़ों को ए.आर. देसाई ने कहा। एक तो था कि भारत की जो ग्राम थे वो हमेशा आत्मनिर्भर थे आर्थिक रूप से, और ग्रामीण जीवन शैली इस राजनीतिक उथल पुथल से प्रभावित नहीं हो पाई। और दूसरी जो हमारा कास्ट सिस्टम था वो भी स्ट्रक्चरली कोई चेंज नहीं कर पाया। पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और जैसे जैसे वो इंडिया पर उनका कब्जा बढ़ता गया, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र है मुख्य रूप से, वहाँ की अर्थव्यवस्था और वहाँ की जीवन शैली को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उन्होंने जिस तरह के यूरोप में भी हुआ, उन्होंने विजयी देशों ने स्वयं सामंतवाद को उखाड़ फेंकने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और आधुनिक समाज का निर्माण किया था। यूरोप में तो जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूरोप के अन्य देश, कुछ देशों ने स्वयं वहाँ की पूंजीपति व्यवस्था द्वारा सामंतवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करके एक पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित की। पर इंडिया में इसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना भारतीयों ने नहीं, बल्कि इंग्लैंड के उद्योगपतियों द्वारा की गई। पूंजीवादी उत्पादन की विकसित तकनीकों पर आधारित होता है तथा इसके अंतर्गत उत्पादन के संबंधों का निर्धारण पूंजीपतियों के हित के अनुसार ही होता है। भारत में जब ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत होने लगी तथा ब्रिटिश शासन के द्वारा यहाँ अनेक ऐसी नई व्यवस्थाएं लागू हो गई जो प्रत्यक्ष रूप से इकोनॉमिकली इंग्लैंड को फ़ायदा पहुँचाने से संबंधित थी। भारत में पहली बार एक नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना का आरंभ की शुरुआत हुई, और इसी चेतना ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय और इसके विकास में योगदान देना शुरू कर दिया। ए.आर. देसाई का क्योंकि वो मार्क्सिस्ट अप्रोच थी, तो उन्होंने हर चीज़ को इसके आर्थिक पक्ष से देखा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ब्रिटिश कंपनियां अपनी फोर्स बढ़ाने लगी और वो ज़्यादा डोमिनेट जैसे जैसे होती गई, तो उनसे हमारे यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना भी उस संबंध में बढ़ने लगी। उन्होंने जो ब्रिटिश रूल के कारण जो सबसे पहला अंतर उन्होंने जो बताया वो था ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। उन्होंने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो कि पहले पूरी तरह आत्मनिर्भर थी, ब्रिटिश काल के दौरान भूमि का लगान वसूल करने के लिए जमींदारी व्यवस्था आरंभ हो गई, और दूसरी ओर जनसंख्या में जो वृद्धि हुई उससे खेत बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गए। जो फ्रेगमेंटेशन हुआ लैंड का छोटे छोटे उसमें, उससे क्या हुआ, एक तो लैंड बहुत छोटे हो गए, दूसरी अकाल और दूसरी जो आपदाएं हैं प्राकृतिक,
उनके संकट, एक तो उनका संकट, किसानों को जमींदारों के माध्यम से लगान देना अनिवार्य था ब्रिटिशर्स को। तो इसके कारण अगर अकाल या कोई नेचुरल कैलेमिटी आती तो उन्हें कहीं से भी राहत नहीं थी, उन्हें तो लगान देना ही होता था। तो किसानों में क्या हुआ, इसका असर एक तो छोटे फॉर्म्स हो गए और दूसरी चीज़ उनमें ऋणग्रस्तता की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। जैसे जैसे गांवों की कृषि भूमि पर जमींदारों का अधिकार बढ़ने लगा, ग्रामीण जीवन में एक नया पूंजीपति वर्ग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा कि नए जो वर्ग पहले कभी भी नहीं था गांवों में, वहाँ पर एक पूंजीपति वर्ग हो गया। किसान भी जमींदारों के प्रति अपनी निष्ठा के आधार पर छोटे और बड़े किसानों के रूप में विभाजित होने लगे। देसाई कहते हैं आगे कि भारत की ग्रामीण व्यवस्था का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन था, एक और तो धनी और इससे एक तरफ तो रिच हो गए, एक तरफ पुअर हो गए, और दूसरी ओर बड़ी संख्या में किसान अपनी भूमि से भी वंचित हो गए। फलस्वरूप लैंडलेस जो किसान है, किसानों ने कृषि श्रमिकों के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मतलब एक तो उनकी लैंड्स छिन गई और दूसरा वो जो पहले स्वयं खेती करते थे वो स्वयं श्रमिक बन गए। ग्रामीण व्यवस्था में होने वाला यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसने ग्रामीण समुदाय के एक बड़े भाग में व्यापक असंतोष उत्पन्न कर दिया। देसाई आगे कहते हैं कि जमींदारी व्यवस्था के फलस्वरूप अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति में अवश्य वृद्धि हुई, लेकिन देश में एक ऐसा नया वर्ग पैदा हो गया जिसने राष्ट्रीय आधार पर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विचार करना आरंभ कर दिया। तो ये तो था कि किस तरह से रूरल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हुई ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। और दूसरा चीज़ है वो है जो हस्तशिल्प कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनका किस तरह से डिक्लाइन हुआ, वो कैसे धीरे धीरे उनका पतन होने लगा। इस जैसे जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ने के साथ साथ उसने अपने व्यापार को भी धीरे धीरे इस तरह से एक्सपेंड करना शुरू कर दिया कि नगरों और ग्रामों के जो हस्तशिल्प और छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक कानून के द्वारा केवल इंग्लैंड के जहाज़ों को ही विभिन्न प्रकार के माल ढोने की अनुमति देनी शुरू कर दी। सभी सरकारी कार्यालयों में सिर्फ इंग्लैंड से बने हुए कागज़ों का उपयोग अनिवार्य हो जाने से वहाँ का कागज गृह उद्योग लगभग हमारे यहाँ का ख़त्म हो गया। भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सभी तरह की सुविधाएं मिलना, भारत में बनी हुई वस्तुओं पर भारी टैक्सेस लग गए। भारत के कच्चे माल का इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करना, यहाँ के कारीगरों को अपने व्यावसायिक रहस्य बताने के लिए, आपको यहाँ तक कि जितने इंडियन आर्टिजन्स थे उनके जो ट्रेड सीक्रेट्स थे उसको भी उन्हें बताना पड़ रहा था। तो और इंग्लैंड में बनने वाली वस्तुओं की भारत में काफ़ी प्रदर्शनियाँ लगाई जाने लगी। इससे क्या हुआ कि लोग बाहर की चीज़ें खरीदने लगे और हमारा कारीगर और कुटीर उद्योग धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर आ गया। देसाई आगे कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न इस परिणाम को स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं, यहाँ गृह उद्योगों के बीच जो तालमेल और परस्पर आत्मनिर्भरता थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। लाखों दस्तकार, कारीगर, जुलाहे, बर्तन वाले, मूर्तिकार, लोहार, आभूषण बनाने वाले, जरी का काम करने वाले एकदम भूखमरी के कगार पर आ गए। और ये जो कारीगर थे वो गांव छोड़कर शहरों में चले गए और शहरों में भी जाकर वो क्या हुआ, वहाँ पर जाकर वो श्रमिक बन गए। जब वो माइग्रेट हुए शहरों में तो वो कहते हैं कि ऐसी दशाओं ने एक कॉन्शियसनेस को जन्म दिया जो कि राष्ट्रवाद के विकास का एक मुख्य कारण बनी।
अगला जो देसाई कहते हैं कि आधुनिक उद्योगों का जो उदय और विकास हुआ जैसे कि 1850 और 1855 के बीच में कपड़े और जूट के मिलों की स्थापना की गई। इन कारखानों को पूरा करने के लिए कोयले का खनन आरंभ हुआ। 1879 तक जब कपड़े और जूट की मिलों पर की संख्या 75 से भी अधिक हो गई, तब कोयले की 56 खानों से व्यावसायिक स्तर पर कोयला निकालना आरंभ हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा कोयला का दोहन शुरू हो गया, जिसका एक बड़ा हिस्सा इंडिया के यूज़ नहीं आता था, वो इंग्लैंड भेज दिया जाता था। भारत में केवल उन्हीं उद्योगों का विकास करने की जो नीति अपनाई जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड में जो उद्योग स्थापित थे उनको सहायक हो चुके। मतलब यहाँ पर जो उद्योग थे वो हमारे लिए नहीं थे, वो इसलिए थे कि वो हेल्प इंग्लैंड को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कर सकते हैं। भारत में जब आधुनिक उद्योगों को स्थापित किया गया तो यहाँ की अर्थव्यवस्था से सरकारी ट्रस्टों और अधिकारवादी कंपनियों से प्रभावित होने लगी। इसके साथ ही यहाँ के उद्योगों में इंग्लैंड की पूंजी का प्रभाव बढ़ने लगा। भारत में बहुत से प्रगतिशील लोगों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित नए उद्योगों का स्वागत भी किया। इसके बाद भी भारत की जनसंख्या का एक बड़ा जागरूक वर्ग जो इंग्लैंड की औद्योगिक नीति से सहमत नहीं था, इसके फलस्वरूप दस्तकारों, गृह उद्योगों में लगे हुए लोग और सामान्य ग्रामीणों की आर्थिक समस्याएं लगातार बढ़ने लगी, जिससे कि धीरे धीरे उद्योगों के विरुद्ध एक विरोध की भावना बहुत उग्र रूप से उभरने लगी। इसके साथ ही जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो ब्रिटिशर्स ने शुरू किए, वो शुरू में तो अपने ही स्वयं का कच्चा माल ढोने के हिसाब से किए थे। भारत में आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जो रेल लाइनों से जोड़ा जाने लगा। पहले तो इसका फ़ायदा सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही हो रहा था, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि परिवहन के इन साधनों से जहाँ एक और भारत ब्रिटिश शासन अधिक मजबूत हुआ, वहीं स्थानीय लोगों की गतिशीलता से तथा पारस्परिक संबंध बढ़ने से धीरे धीरे वो भी संगठित होने लगे और एक नई चेतना का विकास हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम आज यहीं पर इसको बंद करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे।